नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज गए तो समय हो गया है 5 की पंचायत का। और आज 5 की पंचायत में मुद्दा एक ऐसा मुद्दा पंचायत का जो इस देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। वो पार्टी जो स्थापना के 125 साल पूरे कर चुकी है, उससे भी ज्यादा वो पार्टी जिसकी एक लेगेसी है, लेकिन वो पार्टी आज के दौर में कई सवालों से गुजर रही है। और इसी दरमियान जो CWC है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ये कांग्रेस के अंदर एक बॉडी है जो नीतिगत मामलों पर विचार करती है, फैसले लेती है। CWC की मीटिंग हुई नई दिल्ली में। उससे पहले वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कभी राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु भी कहलाते थे, दिग्विजय सिंह, उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। उस पोस्ट में एक तस्वीर भी डाली। लब्बो-लुआब यह था कि बीजेपी की जो कार्य पद्धति है उसकी तारीफ की, आरएसएस के अनुशासन, संगठन के अंदर जो अनुशासन है उसकी तारीफ की। बस यह बात थी और कांग्रेस के अंदर खलबली मच गई। कांग्रेस के अंदर कुछ लोग दिग्विजय सिंह की बातों का समर्थन भी कर रहे हैं, भले नपे-तुले शब्दों में, छुपे हुए शब्दों में समर्थन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी होड़ लग गई कि अब दिग्विजय सिंह के इस बयान पर, और दिग्विजय सिंह ने जिनका रेफरेंस लिया आरएसएस का, बीजेपी का, उस पर अब इतना हमला बोलो कि नेतृत्व का फेवरेट बन जाओ। अच्छा मौका है, अच्छा अवसर है, इतना ज्यादा हमला बोलो कि फेवरेट बन जाओ। इन सब के बीच राहुल गांधी, उन्होंने भी दिग्विजय सिंह से हाथ मिलाया और दिग्विजय सिंह के बयान को नोटिस किया, तंज कसा। कल आपने अच्छा किया, यानी कि उनका इशारा यह था कि आपने गलत किया। तो इस तरह से कांग्रेस के अंदर दिग्विजय सिंह के सिर्फ एक पोस्ट से इतनी खलबली क्यों? और यह भी कि क्या अगर इस पोस्ट में आरएसएस बीजेपी का रेफरेंस ना लेकर के कोई और रेफरेंस लिया जाता तो क्या फिर इतनी खलबली नहीं मचती? और बात यह भी कि दिग्विजय सिंह ने जो बात उठाई है G23, ग्रुप 23, कांग्रेस के अंदर 23 वरिष्ठ नेताओं का समूह कुछ साल पहले इस मुद्दे को उठा चुका है कि कांग्रेस में बदलाव की सख्त जरूरत है। और यह बात कांग्रेस की नहीं, बात यह देश की भी है। देश में प्रमुख विपक्षी पार्टी अगर अपने आप को मजबूत करे तो यह देश के लिए, यह लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है। इसीलिए तो आज 5 की पंचायत में हमने इस विषय को चुना है कि दिग्विजय सिंह ने बदलाव के लिए, सुधार के लिए एक सुझाव क्या दिया। ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो है बारूद में एक तिल्ली लगा दी हो। इस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से। तो आज पंचायत में इसी पर खास मेहमानों के साथ हम पंचायत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा कांग्रेस के अंदर जो अलग अलग नेताओं की बातें आ रही हैं वो आपको सुनवाते हैं, और फिर इस मुद्दे पर बीजेपी क्या सोच रही है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ी बात कही थी कल अहमदाबाद में, वो भी सुनवाएंगे। आप पहले कांग्रेस के नेताओं की बातें सुनिए। संघ से सीखने लायक तो कुछ है नहीं। ऐसे संगठन जो गोडसे के लिए जाने जाते हो, वो गांधी के संगठन को क्या सिखाएंगे? के एक ट्वीट को, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर बीजेपी प्रस्तुत करे, आप लोग भी ये काम करेंगे तो फिर क्या अंतर रह जाए? हमने इस देश की तमाम कुरीतियों को समाप्त करने का काम किया है, हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। कहा कि संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, नींव तक ले जाने की जरूरत है। इस पे जो है, इस पे किस तरीके से पार्टी को विचार करना चाहिए। ये संगठन सृजन का उद्देश्य यही है। और ये राहुल गांधी जी ने जो प्रारंभ शुरू किया है जिले के स्तर से, और जिले के नीचे अब उसके बारे में प्रक्रिया चालू है, जल्दी जल्दी उसको हो जाएगा। लेकिन हम लोगों का संगठन निचले स्तर तक जाएगा और जाना आवश्यक भी है। अगर उन्होंने कोई विशेष भाषा का प्रयोग किया है
तो समझना चाहिए कि उनका संदर्भ क्या था, उनका निशाना क्या था, वो करना क्या चाह रहे थे। कहना उनका ये है कि हमको जो कुछ भी करना है, जो भी हम कदम उठाएं, वो आज देश की मजबूती के लिए और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए हम उठाएं। यही संदेश था उनका। और ये संदेश अगर लोगों को नहीं समझ में आया है तो लोग क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं समझ पाएंगे अगर इतना नहीं समझ सकते हैं। मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा सा मजबूत हो और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, तो लॉजिकल है। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं कि हमारी संगठन कमजोर है। जब तक हम संगठन मजबूत नहीं करेंगे, हमारे लिए चुनाव जीतना मुश्किल काम हो जाता है। और मैंने पहले भी कहा है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जिन लोगों को संगठन की जिम्मेदारी दी जाए उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, जिन लोगों को टिकट बांटने की जिम्मेदारी दी जाए उनकी अकाउंटेबिलिटी हो। और यही बात दिग्विजय जी ने कही है कि संगठन को मजबूत कीजिए। यही चीज 8 साल पहले राहुल जी ने जो कही थी वो दिग्विजय सिंह जी ने कही। हमको और नीचे जाके लोगों से जुड़ के काम करने की आवश्यकता है। आरएसएस एक नफरत वाला संगठन है, नफरत फैलाती है, नफरत का ब्रीड करती है, नफरत का प्रोपेगेंडा करती है। और वो संगठन अलकायदा जैसे एक संगठन है, अलकायदा एक नफरत का फैलाती है, आतंक का फैलाती है, वो भी ऑर्गेनाइज्ड है, उससे कोई सीखने के लिए जरूरत नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी एक लोगों का पार्टी है, जमीन का साथ पार्टी है। गांव में हिंदुस्तान का सारे गांवों में कांग्रेस पार्टी है। कैसे कांग्रेस पार्टी का त्याग का ऊपर बना हुआ पार्टी है। इसके लिए सीखने के लिए आरएसएस से कुछ नहीं है। इस तरह से बोलना और अल कायदा से कोरिलेट करना, यह कांग्रेस नेतृत्व का और कांग्रेस के लोगों का बौद्धिक और मानसिक दिवालियापन है। राहुल बाबा अभी अजी तमे थाकी ना जाओ हारथी। બંગાળ અને તામિલનાડુમાં હારવાનું છે નક્કી કરી નાખ્યું। અને 2029માં પણ ફરીવાર મોદીજીના નેતૃત્વમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર। तो आपने कांग्रेस के नेताओं के बयान सुने और बाद में गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सुना। कांग्रेस के नेताओं के बयान को अगर आप देखिए, दिग्विजय सिंह की भी बातें हमने आपको बीच में सुनवाई। अब ऐसा लगता है कि जिस तरह से उनके ऊपर कांग्रेस के नेताओं ने हमले बोले, निशाने पर लिया, वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गए हैं क्या? जिस तरह से अब वो बिल्कुल नॉर्मल सी बातें कर रहे हैं, जनरल सी बातें कर रहे हैं, संगठन को मजबूत किया जाना चाहिए। और उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उसको वापस भी ले लिया। लेकिन कुछ बातें और भी समझने लायक थी इसमें। कुछ नेता कह रहे हैं हमको किसी से सीखने की जरूरत नहीं। कुछ नेता किसी दूसरे जो बदनाम संगठन है उनसे तुलना कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस के अंदर आखिर इतनी ज्यादा एक बयान, एक पोस्ट से इतनी खलबली क्यों है? इसी पर आज 5 की पंचायत कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ जुड़ चुके हैं समीर चौगांकर जी, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ में डॉक्टर अखिलेश कटियार जी, सपा के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आगे चलकर हमारे साथ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता नेता जुड़ेंगे। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत स्वागत, समीर जी और डॉक्टर अखिलेश कटियार जी। मैं पहले समीर जी के पास चलता हूं इस मामले में, पंचायत में जो आज हमने विषय रखा। समीर जी, आखिर ऐसा क्या हो गया? आप जानते हैं G23 जो नेता समूह थे कांग्रेस के अंदर, उन्होंने भी ये बात उठाई थी। उनकी बात को कितना कांग्रेस ने माना, कितना सुना, कितना माना, ये बात अलग है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट डाला और बस ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर पूरी खलबली मच गई, क्योंकि आरएसएस का नाम ले लिया, मोदी जी की तस्वीर दिखा दी, बीजेपी की तस्वीर दिखा दी। इसलिए क्या समीर जी? देखिए लालचंद जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस का जिस दिन दिग्विजय सिंह ने इस बात का जिक्र किया था उसी दिन कांग्रेस को का स्थापना दिवस था और उसी दिन कांग्रेस को 141 साल
हुए थे। 28 दिसंबर की ये बात है जब दिग्विजय सिंह ने इस मामले को उठाया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में वो चाहते थे कि कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है, हर राज्य को चुनाव हार रही है, जहां कांग्रेस बहुत मजबूत होती थी वहां चुनाव हार रही है। बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं जो कांग्रेस के प्रति कमिटेड रहे थे, तो पार्टी में से क्या कमजोरी है, क्या संगठन इतना कमजोर है। और दिग्विजय सिंह जमीनी नेता रहे, 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल से राज्यसभा में के सांसद रहे हैं। वो संघ के और भारतीय जनता पार्टी के कटु आलोचकों में अगर किसी की गिनती होती है बिल्कुल, तो बहुत दिग्विजय सारे सिंह ऐसे होती है, जो संघ के बहुत आलोचक रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि जब दिग्विजय सिंह जैसा व्यक्ति अगर संघ की तारीफ करता है, संघ के अनुशासन की तारीफ करता है, संगठन की तारीफ करता है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तारीफ करता है, तो मुझे लग रहा है कि यह बात पार्टी के अंदर स्वीकार होनी चाहिए थी और पार्टी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी को दिग्विजय सिंह का सत्कार करना चाहिए था और कहना था कि दिग्विजय सिंह ने एक विपरीत विचारधारा की पार्टी की जो अच्छाइयां है उसको समझा और आज जिक्र किया है। और हम सबकी यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम विरोधी संगठनों से, विरोधी पार्टी की जो अच्छी बात है वो सीखें और अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करें। और होता क्या है, दिग्विजय सिंह के साथ भी वैसा ही व्यवहार होता है जैसा शशि थरूर के साथ व्यवहार होता है। शशि थरूर भी इस बात का कई बार जिक्र कर चुके थे कि भाई पार्टी किस दिशा की ओर जा रही है। और अब G23 का आपने जिक्र करा, तो आज गुलाम नबी आजाद कहाँ हैं, आनंद शर्मा कहाँ हैं, तमाम जो नेता G20 का जिक्र करते थे आज नेता वो कहाँ चले गए। और जो राहुल गांधी के युवा साथी थे वो कहाँ चले गए, वो भी लगभग पार्टी छोड़कर चले गए। तो जब हम दिग्विजय सिंह ये मामला उठाते हैं तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को उसमें गहन चिंता और विचार विमर्श करना चाहिए था कि जिन राज्यों में वो लंबे समय सत्ता में रही वहां से सत्ता वो लगातार गंवाते जा रही है और अब वो राज्य स्तरीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी से एक राज्य स्तरीय पार्टी के अंदर परिवर्तित होते जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस में ये छोड़कर एक जो चापलूस चाटुकार जो लोग हैं, जो राहुल गांधी के आंखों के तारे बने रहना चाहते हैं। राहुल गांधी अगर दिन में कहे रात है तो वो कहेंगे रात है, राहुल गांधी रात को कहेंगे कि साहब दिन है, सूरज चमक रहा है तो वो कहेंगे वाह साहब सूरज चमक गया, राहुल गांधी जी मजा आ गया। तो राहुल गांधी जो चाहते हैं वो उसी तरीके से बात करके कांग्रेस को लगातार हराने का काम कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह ने जो बात कही थी यह बेसिकली उन्होंने केसी वेणुगोपाल का भी एक मैसेज दिया था कि केसी वेणुगोपाल लंबे समय से संगठन महामंत्री है, अब बदलने का वक्त आ गया है कि केसी वेणुगोपाल संगठन महामंत्री के रूप में फ्लॉप हो चुके हैं। वो दक्षिण से आते हैं, उत्तर भारत के किसी नेता को संगठन महामंत्री बनाया जाए जिसे उत्तर की इस समझ हो। तो मुझे लगता है दिग्विजय सिंह ने बहुत असली की बात कही थी। कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस अपनी गलतियों से सीखेगी तो आगे बढ़ेगी और एक बेहतर पार्टी के रूप में इस देश के सामने नजर आएगी। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी भी कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत पंचायत में आपका। संदीप जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि देखिए ये मुद्दा तो कांग्रेस के अंदर पुराना है, इसलिए भी पुराना है क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूं कि G23 ग्रुप 23 नेता उन्होंने भी सुधार की बात उठाई थी। आप भी एक कार्यकर्ता, एक नेता के तौर पर आप भी जरूर इस बात को समझेंगे कि कांग्रेस पार्टी को सफलता मिल नहीं पा रही है, वैसी उस हिसाब से सुधार की जरूरत है। ऐसे में अगर दिग्विजय सिंह ने एक बात कह दी तो उस पर इतना ज्यादा बवाल क्यों, इतनी ज्यादा खलबली क्यों? राहुल गांधी जी तक ने दिग्विजय सिंह को तंज कसा हाथ मिलाते हुए कि आपने कल कर दिया काम, मतलब कर दिया अच्छा, जिसमें तंज ये था कि भाई आपने गलत किया। कहने का अर्थ यह था कि आपने गलत किया। क्या दिग्विजय सिंह जी ने इतनी बड़ी गलती कर दी? जी अभी आप सभी को प्रणाम। जी प्रणाम। जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, पहली बात तो अभी जो पत्रकार महोदय ने कहा कि उन्होंने कल ट्वीट किया था वो तथ्यात्मक रूप से गलत है। 27 तारीख को जो CWC की बैठक थी उसके पहले उन्होंने ये रात में ट्वीट किया। ठीक है, और फिर डिलीट भी कर दिया। मैंने उसी दिन का जिक्र किया था जी 28 में अभी आपने स्थापना दिवस की बात। जी अब आते हैं स्थापना दिवस के एक दिन पहले। हाँ, एक दिन पहले ट्वीट भी किया था, फिर डिलीट भी कर दिया था। जी हाँ। अब आते हैं मुद्दे की बात यह है सर कि आरएसएस और कांग्रेस की वैचारिक लड़ाई आजादी के पहले से चली आ रही है, ये फैक्ट है। और अगर हम सीखते किससे हैं, जहां पर हमारी वैचारिक समानता हो, जहां पर हमको आप ये बताइए कि हम उनसे जासूसी थोड़ी ना सीखेंगे कि कैसे जासूसी की जाती है। तो जासूसी संगठन सीख सकते हैं, कैसे नफरत फैलाई जाती है, नफरत फैलाने वाले संगठन सीख सकते हैं उनसे। कैसे आप संगठन की अगर आप बात करेंगे
देखिए सर, अभी आतंकी से किसी ने तुलना की, बहरहाल मैं करना नहीं चाहता हूँ, बहरहाल बहुत सारी सिमिलरिटी है, क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। आप देखिए सर, कोई भी आतंकी या जिहादी संगठन अपने देश के संविधान को नहीं मानता और उस हिसाब से अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराता। सेम चीज आरएसएस के साथ है सर। इनके यहाँ ट्रेनिंग होती है ओटीसी, आज तक उसका ट्रेंड व्यक्ति वो नहीं बताएगा कि उसने क्या ट्रेनिंग ली है। बाहर निकल कर वो नहीं बताता कि हमको क्या सिखाया गया है, देश से नफरत करना सिखाया गया है, लड़ाना सिखाया गया है, गिराना सिखाया गया है। सर इनको रिक्वेस्ट है, पत्रकार है आप, रिक्वेस्ट है, मैंने आपको सुना, आप भी सुनिए। कोई चीज बताई जाती है, सेम चीज वहां पर होती है, वहां पर भी जो है माइंड वॉश किया जाता है। समीर जी मैं आता हूं आपके पास, समीर जी इनको पूरा करवा के आता हूं। हाँ जी, हम ये चीजें तो जो है आरएसएस से नहीं सीखेंगे ना सर। अब रही बात अनुशासन की, तो सर अनुशासन देखिए सर, एक ऐसा संगठन जिसके लिए लोग जान दे दे और वो भी बिना पैसे के, सिर्फ माइंड वॉश या उस वैचारिकी के दम पर, मतलब अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए, तो वहां पर अनुशासन और कैसी वैचारिकी होगी? तो क्या उस संगठन से सीखा जा सकता है? क्या नहीं सीखना चाहिए, और ना सीखा जाता है तो हम ऐसे संगठन से नहीं सीखेंगे, पहली चीज। अब रही बात दिग्विजय जी 10 साल मुख्यमंत्री थे सर, इतना संगठन मजबूत किए मध्य प्रदेश, राहुल जी के राजनीतिक गुरु इतना मजबूत किए सर। वो आप लोग बनाते हैं कौन गुरु है कौन नहीं, हम लोग पार्टी में जानते हैं जी। 10 साल रहे सर, इतना मजबूत किया कि हमको सर दोबारा आने में इतना वक्त लग गया। मतलब 10 साल मुख्यमंत्री थे आप, तब संगठन आपको याद नहीं था। आज जब राहुल गांधी को युवा पीढ़ी धीरे धीरे जो है मेन स्ट्रीम में आ रही है राजनीति में, तब आप जवाबदेही की बात कर रहे हो। तो आप कह रहे हो कि संगठन आप ये कह रहे हैं, रुके सर 10 सेकंड और। रही बात संगठन की सर, संगठन हर एक संगठन की वो सतत प्रक्रिया होती है, उसका निर्माण भी होता है, उसकी मजबूती के लिए काम भी किया जाता है। एक बात और कह दूं सर, आज संगठन सृजन का वर्ष है कांग्रेस में, इसके पहले कभी नहीं हुआ। आज जमीन पर जाकर संगठन भी बन रहा है। एक बात, भारतीय जनता पार्टी एक उदाहरण, मैं गोपाल जी जुड़ गए बीजेपी की तरफ से, स्वागत सर। 2014 का जब भाजपा चुनाव लड़ी सर, हमारे यहाँ के एक सांसद हुए विनोद सोनकर जी, उनके साथ 4 लोग थे सर, पहले चुनाव की बात कर रहा हूँ, मात्र 4 लोग, और चुनाव जीत गए सर। ठीक है 4 लोग थे। मैं आपको बता सकता हूँ, मैं गोपाल कृष्ण जी के पास जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात कह दूं, आरएसएस से जो आप वैचारिक टकराव की बात कर रहे हैं ना, इसी आरएसएस पर जब ब्रिटिश सरकार प्रतिबंध लगाना चाहती थी, उस समय कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं थी, कांग्रेस आरएसएस के पक्ष में बातें करती थी। आपको जब लगा जी, मैं उसका रेफरेंस दूंगा आपको, रेफरेंस दूंगा, ठीक है। इसी आरएसएस के मेंबर, इसी आरएसएस से जुड़े लोग, आरएसएस के संस्थापक कांग्रेस पार्टी के मेंबर भी हुआ करते थे। डॉक्टर हेडगेवार थे कांग्रेस पार्टी के मेंबर, कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम में डॉक्टर हेडगेवार ने हिस्सा लिया था, वो जेल भी गए थे। ये सब तथ्यात्मक बातें हैं, आज आप नकार लीजिए, भले आपको जब सूट नहीं करता, ठीक है, लेकिन मैं आता हूं, आप उसको काउंटर कीजिएगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जिस तरह से कि अभी कांग्रेस में दिग्विजय सिंह ने एक बात कही और वहां पूरा ऐसा लगता है कि बावेला मचा हुआ है। संदीप जी तो यहां तक कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को ये आईना दिखा रहे हैं कि 10 साल में बंटाधार कर दिया मध्य प्रदेश में, और हमको दे रहे हैं उपदेश संगठन को कैसे मजबूत करते हैं। गोपाल जी, ऐसा लगता है कि आपका नाम जो दिग्विजय सिंह जी ने ले लिया, तो कांग्रेस के नेता क्या क्या बयान दे रहे हैं, कैसे कैसे संगठन से तुलना कर रहे हैं आपकी, कहीं ना कहीं खामखा आपका नाम लेकर के आपको घसीट लिया है। नहीं, देखिए, ये कांग्रेस की जो अंदरूनी राजनीति है, उसको हमें अगर इस स्थिति को समझना है तो उसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। पहली बात है कि जो कांग्रेस में बहुत सारे नेता हैं, वह इस बात को स्पष्ट रूप से समझ गए हैं कि कुछ एक परिवार का जो कब्जा हो गया है संगठन में, वह पूरे संगठन को धीरे धीरे खत्म करते जा रहा है, और अब तो बिल्कुल डूबते हुए जहाज के रूप में उसको सामने लेके आ गए हैं। और वह अपना जो कांग्रेस की जो लीडरशिप है, उसको वो छोड़ना नहीं चाहता। और फिर दूसरी बात यह भी है कि वो एक के बाद एक इलेक्शन भी हारता जाता है, 90 से ऊपर इलेक्शन हार गए, तब भी इस तरह से कब्जा कर रखा। तो उसके कारण वो अपनी फ्रस्ट्रेशन की चीजें अलग अलग तरीके से
निकालते हैं। पहले तो हम दिग्विजय सिंह की तारीफ से कोई हम बहुत बड़े नहीं बन जाएंगे और वो हमारी बुराई करेंगे तो हम कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। हम स्पष्ट रूप से जानते हैं कि डेमोक्रेसी में जनता हमारे साथ खड़ी हुई है और कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। तो आज उनके प्रवक्ता क्या कर रहे हैं या दिग्विजय सिंह क्या कर रहे हैं, यह उनकी अंदरूनी राजनीति का परिणाम है जो फ्रस्ट्रेशन के रूप में निकलता है। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि वह बात बिल्कुल जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं वह उस बात के कंटेंट पे जाइए, क्यों कह रहे हैं क्या कह रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। उन्होंने एक फोटो चित्र सामने, कंटेंट को तो ये अपनी सुविधा से नकार रहे हैं गोपाल जी, कंटेंट को अपनी सुविधा से नकार रहे हैं और नकारने में आरएसएस के और बीजेपी के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, और अल्टीमेटली वह जो बात कह रहे हैं उसको आज हमने स्पष्ट रूप से देश के सामने रखना भी जरूरी है। वह कह रहे हैं कि जब हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री एक चाय वाला एक मामूली कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, अगला अध्यक्ष कौन होगा वो कोई नहीं बता सकता, एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के माध्यम से सामने आएगा और एक आम आदमी राष्ट्रपति भी बन सकता है, एक उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सब बन सकते हैं। तो यह एक संगठन के डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक मूल्यों के हिसाब से काम चल रहा है, उस बात को भी रेखांकित करना चाहिए, यही महत्वपूर्ण है प्रजातंत्र में। तो चाहे शशि थरूर जो कह रहे हैं वह एक तरीके से आपने बताया कि जो G23 का स्टेटमेंट है, कांग्रेस इस समय पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो चुकी है और उनकी लीडरशिप जो है वह सच्चाई को नकारना चाहती है, जिसको अंडरलाइन करके लोग बार बार बोल रहे हैं, वह बात स्पष्ट है। ठीक है, मैं लौटता हूं अखिलेश कटियार जी का एक रिएक्शन। अखिलेश कटियार जी, कांग्रेस आपकी सहयोगी पार्टी, कई बार मिलकर के आप लड़े भी हैं, आगे भी हो सकता है लड़ें। अब ये बताइए कि कांग्रेस के अंदर अगर सुधार की बात आती है, एक सहयोगी के तौर पर आपको कांग्रेस, मजबूत कांग्रेस सूट करती है या जैसी कांग्रेस है यही सूट करती है आपको, ये बताइए। नहीं लालचंद साहब, निश्चित तौर पे सहयोगी मजबूत होते हैं तो इस सब के लिए अच्छा है। ठीक है। और दूसरी बात है, जो दो विचारधाराएं अगर आप बात करते हैं आरएसएस और ये भाजपा और कांग्रेस को, तो जो फोटो ट्वीट किया गया है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री उनके केशुभाई पटेल के पैरों के पास बैठे हुए, लालकृष्ण आडवाणी जी, हाँ वहीं पे केशु दादा भी है, केशुभाई पटेल साहब भी है। मोदी जी के गुरु थे केशुभाई पटेल साहब, उनको गुरु मानते थे, और उनके गुरु थे आडवाणी साहब। ठीक है। अब इसमें लालचंद साहब क्या सीखा जा सकता है? इन्होंने 2007 में जब चुनाव हुए थे गुजरात में, तो केशुभाई पटेल साहब ने चुनाव प्रचार में कहा था कि नरेंद्र मोदी साहब को वोट मत दो, अलग हुए, अपनी पार्टी बनाई। ये भी इतिहास गुजरात ने देखा है, लेकिन हो सकता है इससे भी कुछ सीखने लायक बात मिलती हो। और जब ये 2014 में प्रधानमंत्री बने तो आडवाणी साहब मार्गदर्शक मंडल में गए, तो उससे आज तक किस तरीके से इस देश ने देखा है, उनको भी बाद में बहुत सम्मान दिया गया। लेकिन इसमें जिन लोगों के साथ समीर सर को लाइए सामने। हाँ ठीक है। नहीं, मुझे 2 मिनट दे दें। हाँ बोलिए, आपने 20 मिनट बोलिए, आप बोलिए ना, बोलिए, उसके बाद समीर जी के पास जाएंगे। आप बोलिए। दूसरी बात, यहाँ पे जिन लोगों से हम राजनीति सीखते हैं उन्हीं को दरकिनार करके कैसे कैसे राजनीति हुई। आरएसएस में लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया की बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, आरएसएस में कौन सा लोकतंत्र है मुझे समझ नहीं आता, क्या कभी चुनाव होता है मुझे पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पॉलिटिकल पार्टी नहीं है सर जी, उसका भी चुनाव होता है 3 साल में, एग्जीक्यूटिव का चुनाव होता है आरएसएस से, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। बिल्कुल बात सही है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आपको बहुत समय मिलेगा सर, आप बोले बाद में, मुझे एक्चुअल चीज को तो एक्सेप्ट ठीक है। काउंटर कीजिएगा, काउंटर आप लोग कीजिएगा, पहले अभी अखिलेश जी की बात आ जाने दीजिए। डॉक्टर अखिलेश कटियार जारी रहिए। मैं पूछ रहा हूँ, मैं 1 सेकंड 10 सेकंड में कर दूंगा। बोलिए। भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ जरा वो भी बताइए। पर्ची से मुख्यमंत्री निकाल के आप बना देते हैं। सभा पर बहुत सारे सवाल आ जाएंगे अखिलेश कटियार जी, सभा पर उलझकर बहुत सारे सवाल आ जाएंगे फिर इस पर। कोई बात नहीं, उससे भी बात करेंगे। ठीक है, आएंगे तो आने दीजिए, उसमें क्या प्रॉब्लम। ठीक है, मैं
मैं आप सभी के पास लौट करके पंचायत को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, छोटे से ब्रेक के बाद लौटूंगा, फिर इस पंचायत को बढ़ाएंगे। सब लोग बने रहिएगा। छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटते हैं। पुलिस? मिस सीमा जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं 5 की पंचायत और हमारे सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं इस समय अब सीधे रुख करूंगा समीर जी का। सीधे समीर जी, जो बातें अभी संदीप त्रिपाठी जी ने कही, एक बात जरा बताइए कि आरएसएस का क्या जुड़ाव रहा है, आरएसएस जो है उसका क्या योगदान रहा है, अभी तक क्या योगदान है, और आरएसएस से क्या परेशानी तब ज्यादा होने लगी जब यह विचारधारा कहीं ना कहीं प्रभावी होती हुई, ज्यादा असरदार होती हुई दिखाई पड़ रही है। बताइए। लालचंद जी, मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा। मैं एक अखिलेश कटियार जी का भी एक जवाब दे दूं पहले छोटे से इसमें, जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में पर्ची से निकलते हैं। अब अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का इतिहास तो पता ही हुआ कि कैसे मुलायम सिंह यादव से समाजवादी अखिलेश यादव ने पार्टी ली थी। और जो प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं वो अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, सुमन यादव, मैं भी यादव नाम गिनाते रहूंगा, सेफई के और इटावा के, तो शो पूरा खत्म हो जाएगा। इतने राजनीति के अंदर सक्रिय है। तो अब अखिलेश कटियार जी को थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको जवाब देता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस बात का संघ को लेकर जिक्र करा, अब इन्हें इतिहास का भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए कि जब जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने स्वतंत्रता 26 जनवरी के परेड में संघ के स्वयंसेवकों को बुलाया था और उनका सम्मान किया था कि आप आइए, देश के अंदर आपका जो योगदान रहा है जम्मू कश्मीर के समय, तो जो कांग्रेस संघ का सम्मान करती है, कांग्रेस इस बात को नहीं समझ पा रहे। कांग्रेस का सब 1925 बना राष्ट्रीय स्वयं संघ लगातार देश की आजादी के इसमें सक्रिय रहा। और उसके बाद जिस तरीके से किसी भी आपदा के अंदर संघ के स्वयंसेवक सबसे पहले निकल कर आते थे और जवाहरलाल नेहरू ने उसकी तारीफ की, इंदिरा गांधी ने उस बात का जिक्र करा, नरसिम्हा राव ने उस बात का आपका जिक्र करा, तो मुझे लगता है कि इस बात को राहुल गांधी को भी समझना चाहिए कि उनके पिता ने, उनके नाना ने, उनके दादी ने जिन संस्था का सम्मान किया है, उसके देश की आजादी में एक उदाहरण। और 3 बार जब कांग्रेस ने संघ में प्रतिबंध लगाया तो संघ में प्रतिबंध भी इसी कांग्रेस ने हटाया। देखिए, हत्या के बाद झूठा आपने प्रतिबंध लगाया, आपको हटाना पड़ा। बाबरी आपातकाल में आप इंदिरा गांधी एक एफिडेविट दिया था कांग्रेस ने, समय आपने लगाया, वो आपको हटाना पड़ा। तो मुझे लगता है कि संघ में अगर ये जाएंगे तो संघ को समझेंगे, बेहतर समझेंगे। और राहुल गांधी और कांग्रेस का एक अच्छा चारित्रिक और मुझे लगता है कि मानसिक और शारीरिक विकास अगर होगा तो कांग्रेस को भी जाना चाहिए। और संघ के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। राहुल गांधी भी संघ जा सकते हैं, संघ की शाखा में जा सकते हैं, किसी के दरवाजे बंद नहीं है। संदीप जी हंस रहे हैं, संदीप जी हंस रहे हैं। संदीप जी, आप हंस तो रहे हैं, लेकिन ये सवाल उठ रहा है, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसी संघ को परेड के लिए बुलाया था और उसमें हिस्सा लेने के लिए कहा था और संघ ने हिस्सा लिया भी था। और ये भी बात जो मैंने आपको तथ्यात्मक रूप से कही कि संघ से जुड़े हुए बहुत सारे लोग कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय। लेकिन आपको तकलीफ अब हो रही है, इसकी वजह क्या है? अब नाम से भी चिढ़ है, अब नाम से भी नफरत है। दिग्विजय सिंह ने नाम क्या ले लिया, लगता है जैसे
बारूद में एक माचिस की तिल्ली सी लगा दी हो। संदीप जी, 4 मुख्यतः सवाल है और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा समय दीजिएगा। बिल्कुल। अभी हेडगेवार जी की बात की, बिल्कुल हेडगेवार जी आरएसएस बनाने के पहले, बनाने के बाद नहीं, बनाने के पहले हमारी पार्टी में महासचिव थे, जो है महाराष्ट्र जो उसमें प्रोविंस होता था वहां पर। ठीक है। तो उसके बाद जी एक आंदोलन होता है, उसमें जेल जाते हैं सर। जेल जाते हैं और 1 साल लगभग जेल जाते, जेल से जब निकलते हैं सर तो 28 किलो उनका वजन बढ़ जाता है, 28 kg जेल में, सश्रम कारावास मिलने के बाद। उनके लिए भी रसोइया था क्या जेल में? सर हाँ बताते ना सर, अंग्रेज से मिली भगत हुई ना सर। आपके जवाब अब धैर्य रखिए इनके पास उनका वजन कितना बढ़ जाता है, ये कहाँ की बातें कर रहे हैं लालचंद जी? हाँ बोलिए ना, बोलिए। हो सकता है वजन इसलिए बढ़ गया हो क्योंकि उनको बैडमिंटन खेलने की सुविधा ना मिली वहां पे जेल में। हाँ सर वजन बढ़ गया, ये इनको कहाँ से खबर मिल गई, क्या हो गया? आते हैं उसका रेफरेंस है भाई सारी पुस्तकों में सर। उसके बाद अब संगठन बता देता है आपको, बारे भाई पहले अपनी पैदाइश तो जान लो भार्गव जी, पैदा होगा। अरे हमारे लिखने हुए एक गद्दार की पैदाइश हो, ये तो जानो। अरे हम चच्चा आपके, अरे सुनिए ना, दद्दा हम ही है आपके, दद्दा हम ही है आपके, दादा हम ही है, दादा को पहचानो, ये दादा है, दादाजी यही है। गचर कर रहे हैं कि कांग्रेस जो लगातार आ रही है उसका कारण उसके संगठन है, और आप बता रहे हो कि डॉक्टर और उससे क्या मतलब है? ठीक है। देखिए अगर आप कह रहे हैं, अगर आपने अभी संदीप जी ऐसे शब्दों का आपने इस्तेमाल कर दिया, संदीप जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, आप ही के नेता दिग्विजय सिंह उनसे सीखने की प्रेरणा देते हैं। सलमान खुर्शीद समर्थन करते हैं, राशिद अलवी जी समर्थन करते हैं, शशि थरूर जी समर्थन करते हैं। आखिर उन्हीं से सीखने की बात तो कर रहे थे दिग्विजय सिंह। पहले मेरी बात पूरी हो जाए। हेडगेवार सर कैसे आरएसएस बना? तो पहले एक बार इसको शांत कराओ, बैठा लेते हैं। अच्छा ठीक है गोपाल जी इनकी बात को आ जाने देते हैं सर, फिर आप काउंटर कीजिएगा। बोलिए, आप सुन रहे हैं, बोलिए जी। हेडगेवार जी जेल से निकलने के बाद कांग्रेस सर जब आंदोलन करती थी तो पहले सर डुग्गी बजाई जाती थी, तो अंग्रेज जो है गिरफ्तार कर लेते थे, कोई नेता आने वाला होता था गिरफ्तार कर लेते थे। कांग्रेस ने बनाया सेवा दल, सेवा दल उसी के बाद का निर्माण का है सर। सेवा दल जो है आरएसएस के पहले का सेवा दल बनाया, और सेवा दल के माध्यम से जब कांग्रेस कोई बैठक करती थी या कोई जो है रणनीति बननी होती थी या कोई नेता जाना होता था तो 1 to 1 लोगों को जाकर गांव में बता दिया करती थी। अब अंग्रेज को पता ना चले इसलिए कि उस समय ये सारे संसाधन नहीं हुआ करते थे। अब उनको लगा कि भाई ये तो पकड़े ही नहीं जा रहे, फिर उन्होंने सर एक संगठन पैदा किया, उसका नाम था सीक्रेट एजेंसी, वो आरएसएस। और उसका अध्यक्ष कौन बना, किसने पैदा किया? वही जिसका 28 किलो वजन बढ़ गया था, हेडगेवार सर। जो सर 1 साल जेल की सजा न काट पाया हो, वो सारी, उसके बाद बताइए कौन से आजादी के आंदोलन में भाग लिया, कौन सा जो आंदोलन लड़ा, कौन सी लड़ाई लड़ी? एक आंदोलन का नाम बताइए जिसको आरएसएस ने लीड किया। कांग्रेस के अंदर दोहरी सदस्यता क्या हुआ करती थी, बताइए संदीप त्रिपाठी जी, बताइए कांग्रेस के अंदर दोहरी सदस्यता का प्रावधान क्या था, बताइए मुझे। अब आते हैं सर। नहीं, जवाब दीजिए पहले। कांग्रेस के अंदर दोहरी सदस्यता वाला प्रावधान क्या था? उसके अंदर कौन कौन से विचारधारा के लोग कांग्रेस की छतरी के अंदर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, बताइए। आजादी की लड़ाई के अंदर सब पूरा सर देश लड़ रहा था। ठीक, ये दुरुस्त बात है, उसमें कोई उम्मीद नहीं था। ठीक है, तो फिर आज कैसे कह देते हैं कि उसने नहीं लड़ी? गद्दारों को छोड़ थोड़ा इतिहास का ज्ञान लेकर आइए। अब हाँ लेके आते हैं। अब समीर जी एक चीज और, मैंने पूछा था ओटीसी पे, आपने जवाब नहीं दिया। क्या था सवाल? बोलिए, दे देंगे जवाब। क्या होता है सर? संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी, देश जानना चाहता है। ओटीसी ट्रेनिंग लिया है समीर जी, उसमें होता क्या मैं बता देता हूँ। अब सुनिए समीर जी, ओटीसी ट्रेनिंग लालची होती है जिसमें ये सिखाया जाता है आप अपना रूप बदल कर बैठे रहिएगा जब तक जरूरत न पड़े, लोगों को ये पता न चले कि आप आरएसएस से जुड़े हो। ये होती है ओटीसी की ट्रेनिंग कर। आप लेकर आपने ये ट्रेनिंग ली है क्या संदीप जी? संदीप जी दावे के साथ आप कह रहे हैं आपने ट्रेनिंग ली है क्या? रिसर्च किया है सर। अच्छा, मैंने रिसर्च किया है सर। अच्छा ठीक है, गोपाल जी का जवाब। अब गोपाल जी का जवाब,
अब गोपाल दे जी रहे का- सर। अब गोपाल जी का जवाब। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे संगठन में भी ठीक आए हैं, ठीक जो है। ओटीसी ट्रेनिंग वाले हैं, वो आपकी बदल बात कर आ बैठे गई। हैं और उसमें सिखाया जाता है कि दृढ़ता से आपकी बैठे बात आ रहिएगा। गई। अब गोपाल जब जी का तक जवाब। जरूरत न पड़े आप गोपाल जी, बताइएगा कि नहीं देखिए, जवाब गोपाल आपके जी पास। बोलिए, जी गोपाल जी सुनो, बोलिए। देखो पहली बात अरे ये है, एक पॉइंट और बीजेपी की सुन लीजिए, बीजेपी की। हाँ अभी अरे आपने आपसे कहा, बात हो गई, अब सुनिए आपकी ना, बातें सुन ली हमने। हाँ। आपका वो अच्छा, राजनीतिक एक पॉइंट और आ है। जाने दीजिए ये गोपाल जी बताइए, फिर। अभी आपने एक पॉइंट बस, हाँ हाँ लास्ट ठीक है पॉइंट। ठीक है, करिए। जी 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 इन्होंने कहा, अभी हमारे साथी ने कहा कि बीजेपी में कोई भी अध्यक्ष बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो अडानी जी की संतान है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित के बेटे आपको चुभते हैं, तो फिर वो चुन के आए हुए हैं, पर्ची बेंगलुरु वाले में नहीं उन्होंने है। क्यों कहा कि चुन आला के कमान आए तय हैं। करेगा? चुन के सर, आला कमान अलग विषय होता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है और आज भी उसका राहुल जी सम्मान करते हैं। मतलब राष्ट्रीय कहीं अध्यक्ष आप अलग, उदाहरण आला दे कमान दीजिए, अलग। जहाँ पर जहाँ बिल्कुल सर, अच्छा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो प्रोटोकॉल अरे होता है, मल्लिकार्जुन का राहुल गांधी इतना सम्मान राहुल करते गांधी ने हैं किया हो, कि वो और वो कहते हैं कि सर मेरे हाईकमान एक से वीडियो पूछूंगा। वायरल हो रहा है, कांग्रेस का हाईकमान कहता है कि रामलीला मैं अपने मैदान का भी हाईकमान एक से वीडियो पूछूंगा। वायरल हो रहा है मंच हाईकमान पर बोलने वाला। जब रैली में भाषण होता है ठीक। तो मल्लिकार्जुन खड़गे आज को हाँ, बोलने मैं को उसी आता का है, उसी राहुल का गांधी जिक्र कर रहा था कहते समीर हैं। जी, उसी का भाजपा जिक्र कर का रहा था। हाईकमान अब कौन गोपाल, है? अरे समीर अब जी, आप ही गोपाल बता कृष्ण दीजिए। अग्रवाल जी को बोलने दीजिए। आ गई आपकी सारी बात, आ गई सारी बात। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी को रही। ओटीसी ट्रेनिंग की लाज ठीक। रखिए, ओटीसी की ट्रेनिंग की लाज रखिए। ठीक है खुले ठीक है दीजिए ठीक कि है। आप गोपाल आपसे कृष्ण जी जुड़े हैं। बताएंगे आपको कि क्या ट्रेनिंग होती है और क्या होता ओटीसी है। ट्रेनिंग गोपाल कृष्ण जी का राज बताइए। में खुले देखिए, दीजिए। सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं त्रिपाठी जी को कि ये कह रहे थे कि आरएसएस के बताइए, कैंपों में हम भी जाने के सुनना बाद, चाहते हैं। सुनो हाँ, अब हाँ। सुनो, सुनिए आरएसएस सुनिए के अभी तक कैंपों में सुनिए सुनना सुनिए। जाने के बाद, हाँ, ओटीसी के बाद, हाँ। पता नहीं कि कोई बताता नहीं क्या, होता क्या मैंने है? आरएसएस के ओटीसी कैंप किए जी। हुए हैं। ओटीसी मैं स्पष्ट हाँ, रूप से बताइए यहाँ क्या होता बताना है? चाहता हूँ कि क्या क्या होता देशभक्ति है की बताइए। बातें होती हैं पूरे महीने, क्या देशभक्ति कितने के होते हैं गीत होते चरण? हैं। सुन लो कौन त्रिपाठी से जी, सुनिएगा तब ना, सुनिए ना, अब सुनिए संदीप जी, अब 5 सुनिए ना। चरण होते, मैं बता रहा हूँ सर, झूठ संदीप बोल जी रहे अब हैं ना। सुनिए तो 5 वो, चरण होते हैं, 5 ओहो, चरण। आपने जो आपको 5 जो चरण बताना था होते वो हैं। तो आपने बता आपको दिया। चरण के नाम अब बताइए। गोपाल जी जो बता रहे हैं क्या उसको होता सुनिए है? ना, सुनिए सुनिए। हाँ अरे सर, हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं, हमने भी रिसर्च के झूठ बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं 5 चरण होते हैं, इतना तक हिंट दे दिए भाई। गोपाल जी की 5 बात को चरण थोड़ा होते सुनिए हैं। आप। 5 चरण के नाम थोड़ा बताइए, क्या पानी क्या सिखाया पीजिए आप, जाता है? तब तक पानी पीजिए। गोपाल जी तब तक बोल, गोपाल जी की बात सुनिए। थोड़ा देखिए, बोलिए सबसे गोपाल, पहली बात, बोलिए। अभी जो चर्चा का विषय है वो ये है कि कांग्रेस का जो संगठन है वो पूरी तरह से चरमरा गया है। दूसरा विषय ये है कि कांग्रेस लगातार इलेक्शन क्यों हार रही है। तीसरा विषय यह है कि क्या एक परिवार ने पूरे संगठन कांग्रेस पे कब्जा कर रखा है। इन तीनों बात पे त्रिपाठी जी एक शब्द नहीं बोलेंगे। आरएसएस ने क्या किया नहीं किया, फिर ये बोल रहे हैं कि आरएसएस के ओटीसी में जाके कोई बताता नहीं क्या हो रहा है। मैंने 2 कैंप किए, ओटीसी कई कैंप शिविर किए। बताइए जरा क्या होता है। मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि देशभक्ति की बात होती है, देशभक्ति के गीत होते हैं और व्यक्ति निर्माण के सभी तरह के आयाम, चाहे शारीरिक, बौद्धिक, सब तरह के देश के राजनीतिक विषयों में, सामाजिक सभी विषयों पे चर्चा होती है। और गांधी जी तक ने कहा कि जो मैं सपना देखता था एक कैंप में आके अटेंड करके, यहाँ मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ कि सभी वर्ग के, सब जाति के लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। तो यह गांधी जी की बात को ये नकार देंगे क्या? गांधी जी ने आरएसएस के शिविर की तारीफ की है, मैं खुद बता रहा हूं। तो लेकिन अभी आरएसएस या बीजेपी की बात की बजाय बात यह है कि कांग्रेस का जो संगठन का डावाडोल है, ये कांग्रेस ही सारे इस तरह दिग्भ्रमित हो गए कि अपने आईने में एक के बाद एक 90 इलेक्शन हारने के बाद भी अपने आईने में आत्मचिंतन नहीं करना चाहते। चिंतन शिविर में भी आरएसएस और बीजेपी की चिंता कर रहे हैं। अरे आप अपनी चिंता कर लो तो कुछ अपोजिशन में जो देश ने, हमारे संविधान ने आपको जिम्मेदारी दी है उस पर कुछ काम होगा। आप हमारी चिंता छोड़ दो, अपनी चिंता करो। और अगर सीखना है तो हमारी चीजों से सीखो, संगठन सीखो, देशभक्ति सीखो, समाज के लिए काम करना सीखो, अलग अलग क्षेत्रों में काम करके आगे बढ़ना सीखो, एक परिवार से ऊपर उठ के समाज, अपने पार्टी के और लोगों को स्थान दो और देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको उठाओ। अब आप उल्टे सीधे मुद्दे उठाते हो, कहीं वोट चोरी की बात कर, केवल अपनी हार को छिपाने के लिए उन मुद्दों को लेके आते हो जो आपके पार्टी के लोग ही बार बार बोल रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो? अपने संगठन को खत्म करते जा रहे हो केवल एक परिवार का कब्जा बनाए रखने के लिए। तो यह चर्चा का विषय, संदीप जी क्या होड़ मच गई है कुछ नेताओं में? क्या कहाँ बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, कहाँ में क्या होता है? अरे
कुछ होड़ मच गई है कुछ नेताओं में कि दिग्विजय सिंह पर हमला कर लो और फेवरेट बन जाओ, होड़ मची है क्या संदीप जी? नहीं सर, दिग्विजय जी हमारे, फिर मैं कह रहा हूँ दिग्विजय जी है अकेले नहीं, कांग्रेस की इंटरनल अगर चीज मैंने पहले ही रखी बात कि कांग्रेस में एक ऐसा समूह था और अभी कुछ भी है जो ये अरे है, बहुत बड़ा एक समूह है जो कब्जा करके बैठा हुआ है। राहुल जी ने भी कहा कि वो संघ की विचारधारा से प्रेरित लोग हैं, उनको हम देख रहे हैं, उनको निकालेंगे और निकल जाना चाहिए, छोड़ दीजिए, उन्होंने तो स्पष्ट कहा। एक बात और सर, आप तो छोड़ दीजिए। पार्टी में, प्रजातंत्र में आप किसी राहुल गांधी के खिलाफ कोई बोलेगा तो आप उसको बाहर भगा दोगे? नहीं, मोदी जी के खिलाफ बोल दीजिए। संगठन की कमजोरियां हैं, संगठन में हार के लिए कैसी आपको यह लगता है कि दिग्विजय जी ने परोक्ष रूप से आरएसएस के खिलाफ, उनके राहुल गांधी के खिलाफ बोल दिया है क्या? नहीं सर, दो विषय आप नहीं, पहले मुद्दे की बात, अभी जो भार्गव जी ने कहा, बस मुद्दे की बात तो ये है कि कांग्रेस क्यों इलेक्शन हार रही है। ठीक, अच्छा, अब आप दोनों जरा रुकिए। गांधी, नेहरू, गांधी जो राहुल गांधी जो रुकिए जरा, पूरी तरह से फ्लॉप हो रहा है, वो विदेशों में घूमने चले जाते हैं इलेक्शन के बाद। मैं डॉक्टर अखिलेश कटियार के पास अब जाऊंगा, डॉक्टर अखिलेश कटियार के पास जाऊंगा। रुक जाइए, अब आप रुक जाइए। 1934 ईस्वी में कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन पास किया कि अब हम दोहरी सदस्यता नहीं देंगे। उससे पहले सारे विचारधारा के लोग और खास तौर पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के उस इलाके से, मालवा इलाके से समीर जी पुष्टि करेंगे, कितनी बड़ी संख्या में हिंदूवादी विचारधारा के लोग कांग्रेस के बैनर तले आजादी की लड़ाई लड़ते थे। सच बात है ना समीर जी? मैं लौटता हूं आपके पास, पहले डॉक्टर अखिलेश, मैं डॉक्टर अखिलेश कटियार जी डॉक्टर अखिलेश कटियार जी, जब बात आती है कि आजादी की लड़ाई किसने किसने लड़ी, हम तो जानते हैं कि डॉक्टर आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे बड़े बड़े समाजवादी हों, या फिर उस समय के कोई हिंदूवादी हों, या फिर कोई भी हो, सब लोग तो कांग्रेस के बैनर तले, उसी के छतरी तले आजादी की लड़ाई लड़ती थी ना। तो आज किसी को डिस्क्रेडिट करना सही है क्या कि उसने कितनी लड़ाई लड़ी, उसने कितनी लड़ाई लड़ी? बताइए। लालचंद साहब, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं, उस समय अंग्रेजों से लड़ना पूरे भारत के लोग लड़ रहे थे जी, लेकिन उसमें कुछ संगठन ऐसे थे जो कोई हिंदूवादी, कोई मुस्लिमवादी विचारों पे जो काम करके अंग्रेजों के मकसद के साथ भी खड़े थे। ठीक है, ऐसा भी इस देश ने परिस्थिति से गुजरा है तभी तो जिन्ना पाकिस्तान ले गए। ऐसा हुआ था तभी तो जिन्ना पाकिस्तान ले गए। जो खड़ा हुआ उनके साथ, जिन्होंने जो अंग्रेज के साथ खड़े हुए, उनको अंग्रेज ने पुरस्कार से नवाजा। किनको नवाजा गया ये कहने की जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान देकर के जिन्ना को नवाजा गया तो भारत में किसको नवाजा गया ये कहने की जरूरत है क्या? बताइए। मुस्लिम लीग के साथ इस देश में जो सांप्रदायिक राजनीति की बात करते हो, सरकारें भी चलाते रहे, इस देश ने भी जाना है लालचंद साहब जी। तो आज उसका बहस नहीं है, लेकिन जब सरदार पटेल ने आरएसएस से प्रतिबंध हटाया था तो उन्होंने लिखित में दिया था, हम सांप्रदायिक राजनीति नहीं करेंगे, हम तिरंगा का सम्मान करेंगे, हम गुप्त बैठकें नहीं करेंगे, हम अर्धसैनिक बल जैसी तैयारी नहीं करेंगे। आप जानकारी होगी। और इसके बावजूद एक बात मैं यहां पर आपको, डॉक्टर अखिलेश कटियार जी, आपकी बात से सहमति जताते हुए मैं कह रहा हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके योगदान को आप किस तरह से देखते हैं? क्या उनकी प्राथमिकता में नंबर 1 क्या था? उनकी प्राथमिकता में नंबर 1 था कि जो दलित हैं, जो दबे कुचले हैं, उनको ऊपर उठाना, उनको अधिकार दिलाना, उनको आगे लाना, उनको सशक्त करना। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर एक संगठन के तौर पर आरएसएस ने यह अपनी प्राथमिकता रखी, आरएसएस ने यह प्राथमिकता रखी कि सैकड़ों सालों से जो भारत में हिंदुओं को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है आक्रमणकारियों के द्वारा, उनको संगठित और सशक्त करना है, वो उनकी प्राथमिकता रही। इसका मतलब यह हो गया कि डॉक्टर अंबेडकर या आरएसएस जो है वो आजादी की लड़ाई के खिलाफ थे या उनका कोई योगदान नहीं था? क्या इस तरह से इसको कहेंगे क्या? प्रदीप देश पांडे के ऊपर एफआईआर हुई क्योंकि उन्होंने आरएसएस के हेडक्वार्टर पे झंडा फहराया था, जाके तिरंगा झंडा। और डॉक्टर अंबेडकर एक विचारधारा के बिल्कुल साथ थे,
उन्होंने कहा कि वर्ण युद्ध के घायल लाओ, वर्ग युद्ध के कायल लाओ, समता पर एक समाज बनाओ, पूर्ण क्रांति का गूंजे नारा। ठीक है, तो ये विचार था डॉक्टर अंबेडकर का। और इस देश तो में जैसे उस विचार का हम सम्मान करते हैं डॉक्टर कटियार, वैसे ही अगर आरएसएस ने एक विचार रखा कि एक समाज को सशक्त करना है तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। बार बार उसको गाली देने का काम क्यों, उस पर बार बार सवाल उठाने का काम क्यों, जबकि आप सब भी कह रहे हैं, संदीप जी कह रहे हैं, सब लोग मिलकर ही आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। बताइए। जी, गद्दारों को छोड़कर हमने कहा था। गद्दारों का नाम फिर आएगा, गद्दारों के नाम में फिर बहुत सारे नाम आने लगते हैं। फिर यह भी होता है किसको किसको सुविधा मिली, फिर यह भी होता है कि आजादी के बाद किसको किसको ब्रिटिश जो है वो पुरस्कृत करके गए। ठीक है, वो इसलिए उसको छोड़ दीजिए। डॉक्टर अखिलेश कटियार जी को पूरी करने दीजिए। डॉक्टर अखिलेश कटियार जी पूरी कीजिए। इस देश को हमें एक समाजवादी डेमोक्रेटिक एक मजबूत देश बनाना है, तो आप इस बात को लालचंद साहब जरूर मानते होंगे कि धर्म की राजनीति भारत को मजबूत राष्ट्र नहीं बना सकती। ये बात नहीं सीखी जा सकती। धर्म बेहद निजी विषय है और राजनीति और राष्ट्र, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसे धर्म की राजनीति से सत्ता तक तो जाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्र को मजबूत नहीं किया जा सकता लालचंद साहब। और हम इस विचार के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कोई भी विचार, कोई भी संप्रदाय, कोई भी समूह, उसके विचार का जो भारत का संविधान उसे आजादी देता है, हमें उस बात को कायम रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन धर्मनिरपेक्ष भारत बनाते बनाते हमने क्या किया, हमने पर्सनल लॉ बना दिया, हमने वक्फ बोर्ड बना दिए, हमने और भी पता नहीं क्या क्या बना दिया। कहां से कहां हम भटक गए थे। धर्मनिरपेक्ष राजनीति की ही मांग थी कि समान नागरिक संहिता लागू हो, आज तक वो लागू नहीं हो पाया। एक खूबसूरत धर्मनिरपेक्ष देश के निर्माण के लिए ये कितना जरूरी था डॉक्टर कटियार। मैं इस पर कभी आगे चर्चा करूंगा और हम करते रहते हैं। समीर जी के पास चलते हैं। समीर जी, समीर जी, हाँ 10 सेकंड पहले संदीप जी, फिर समीर जी। गोपाल जी आ रहा हूं, पहले 10 सेकंड संदीप जी, फिर समीर जी। इसलिए डिबेट के हम अंतिम दौर में हैं। मैं दिग्विजय जी से एक अपील करना चाहता हूं। दिग्विजय जी से? अच्छा ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म से ही कर लीजिए अपील आप। वैसे आप अपनी पार्टी के अंदर भी कर सकते थे, लेकिन कीजिए, ठीक है कीजिए। नहीं सर, इसलिए कि सामने की बात है तो ये बात जानी चाहिए जी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मुझे पता है कि 2026 में राज्यसभा के चुनाव होने, ये बात आई है, ये बात आप लोगों में से कुछ लोगों ने उठाई है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं सर। अप्रैल में फिर से चुनाव होने वाले हैं साहब। आपको टिकट मिले या राज्यसभा की ना मिले, तो रिक्वेस्ट है कि संगठन में जुड़ जाइए। बहुत साल आपने समझ गया मैं समीर जी को लेता हूं। समीर जी सिर्फ बातें मत करिए समीर जी, और जो बात संदीप जी कह रहे हैं और कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने ये सारा कुछ तो राज्यसभा की सीट के लिए किया है, प्रेशर बनाने के लिए। आपको लगता है कि ये मतलब दिग्विजय सिंह के लिए ये कहना सही है कि सिर्फ एक राज्यसभा सीट के लिए ऐसा किया है? समीर जी की आवाज नहीं है, अनम्यूट कीजिए समीर जी, अनम्यूट। हाँ बोलिए अब। हेलो, हाँ आ रही है आवाज, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। संदीप त्रिपाठी जी को मैं याद दिला दूं कि जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह चुनाव हारे थे तो दिग्विजय सिंह ने घोषणा की थी कि मैं 10 साल कोई पद नहीं लूंगा। और 10 साल वो न लोकसभा गए ना राज्यसभा गए थे, और 10 साल बाद उन्होंने लिया। अगर वो सत्ता के लालची होते तो उसी समय राज्यसभा चले जाते। पार्टी ने 2 बार राज्यसभा जरूर भेजा, लेकिन संदीप जी को यह भी बता दूं कि पार्टी ने तय कर लिया है कि वो राज्यसभा नहीं जाने वाले मध्य प्रदेश से इस समय। और इस समय तो मल्लिकार्जुन खड़गे का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है कर्नाटका से, वो भी टेंशन में है कि पार्टी उनको भेजेगी कि नहीं भेजेगी राज्यसभा कर्नाटका से इस बार। हो जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे को मध्य प्रदेश से भेज दे या मीनाक्षी नटराजन को मध्य प्रदेश से पार्टी भेज दे। दिग्विजय सिंह आपके राज्यसभा नहीं जा रहे, ये तय है। ठीक है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी को लाइए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, ये जिस तरह से कि कांग्रेस में बहस चल रही है, अमित शाह जी का, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी का कल एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ये सब चीज चल रही है, लेकिन ऐसा लगता है, जो उनका कहने का अर्थ था कि कांग्रेस कुछ सीखने वाली नहीं है, अब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी हार की तैयारी करे। बीजेपी को कहीं ना कहीं कांग्रेस के इस अंदरूनी उठापटक से ये लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो आगे चल करके भी इसी पोजीशन में रहने वाली है। देखिए, यह तो स्पष्ट है कि कांग्रेस जब तक एक परिवारवाद के चंगुल से नहीं निकलती,
जो कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और वो बार बार एंटी नेशनल देश के हित के खिलाफ जाके, चाहे जर्मनी में जाना हो, चाहे इंडोनेशिया में जाना हो, चाहे यूके में जाना हो, देश के खिलाफ जो ताकतें उनके साथ मिल के वो काम करते हैं राहुल गांधी। तो इसलिए जनता के का मोह भंग पूरी तरह से हो गया है और वह ना सीखना चाह रही है, ना वो अलग अलग मुद्दों से केवल नेतृत्व का जो कांग्रेस का फेलियर है उसको छुपाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, मैं अब एक सवाल तो इसलिए अखिलेश जी को एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि वो कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता का जो काम खेल खेला है वो कांग्रेस ने खेला है। शाहबानो का केस देख लीजिए, पूरी तरह से स्पष्ट है किस तरह मुस्लिम परस्ती के ऊपर उन्होंने कई उदाहरण है सर, कई उदाहरण। देश का विभाजन धर्म के आधार पर स्वीकार किसने किया? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी संसद से पलटवा दिया था। ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी से चलते चलते एक छोटा सा जवाब। संदीप जी जरा मुझे ईमानदारी से बताइएगा, अगर दिग्विजय जी ने आरएसएस का नाम ना लिया होता, बीजेपी का नाम ना लिया होता, ये फोटो नहीं दिखाया होता, मुद्दा तो सही है ना संदीप जी, सुधार की जरूरत तो है ना, ये तो महसूस करते हैं। देखिए वो सर बिल्कुल हर एक संगठन में, कोई आज की बात नहीं, राहुल जी ने अभी बताया ना सर, आपने बड़े नेता का, छत्तीसगढ़ के नेता का बयान आपने दिखाया, वो बता रहे कि 8 साल पहले राहुल जी ने बात कही थी। तो ये कोई भी संगठन हो, शुक्रिया, समय की कमी है फिलहाल। शुक्रिया समीर जी, शुक्रिया गोपाल जी, शुक्रिया संदीप जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक बात तो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही है कि कांग्रेस के अंदर सुधार की जरूरत है, ये कांग्रेस के नेता भी महसूस करते हैं, तभी तो दिग्विजय सिंह के बयानों का कुछ लोग परोक्ष रूप से समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने कमान संभाल लिया दिग्विजय सिंह के खिलाफ, उनको लगता है कि एक अवसर है, जो हाई कमान जिसको आला कमान बोलते हैं, उनका फेवरेट बनने का। इसीलिए वो आरएसएस और बीजेपी के नाम पर ना जाने कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर एक सुधार की जरूरत है, ये पार्टी की भी जरूरत है, ये देश की जरूरत है, क्योंकि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। इसीलिए आज मैंने ये पंचायत हमने रखी थी। फिलहाल आज के पंचायत में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।